Guys, a very good morning to all of you. बेटा अब मैं थोड़ा सा बच्चों को बता देता हूं हमारा स्केड्यूलिंग कैसा रहेगा। हम लोग हर सैटरडे संडे एक अलग से स्पेशल टॉपिक करेंगे। इस स्पेशल टॉपिक के अंदर मेरे पास कुछ बच्चे होंगे जो रेगुलर बैच वाले होंगे और कुछ साथ में ऐसे होंगे जो वहां पर होंगे CAAAP। नाउ व्हाट इज CAAAP? इट इज एडवांस एडमिशन प्रोग्राम जो मैं बच्चों के लिए चलाता हूं। जो बच्चा प्रेजेंटली +1 या +2 में है, इफ दे वांट टू स्टार्ट CA, सपोज कर लो जैसे आप लोगों ने पूरी +2 करी जो रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, अब आपका अटेम्प्ट कब आएगा? दिसंबर में जाकर। जो बच्चा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लेता है उसके 6 महीने बच जाते हैं। कैसे बेटा? वो जैसे ही +2 अपनी खत्म करेंगे मार्च अप्रैल में, आपको पता है बच्चों की नॉर्मली 31 मार्च तक नॉर्मली एग्जाम खत्म हो जाते हैं बोर्ड्स, तो उनके पास अप्रैल में 2 महीने और रहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और वो एग्जाम कब दे सकता है? जून में। गॉट इट? तो बच्चा आपको बता देता हूं, सारे बच्चों को बोल रहा हूं, अब हमारी हर सैटरडे संडे स्पेशल क्लास लगेगी जो किसी बच्चे ने मिस नहीं करनी। इज दिस क्लियर? ये जो टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये स्पेशल डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जो आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं करे होंगे, ना +1 में ना +2 में, कहीं पे नहीं करे होंगे। कुछ स्पेशल टॉपिक्स होंगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स के, कुछ करेंगे हम लोग मैथ्स के। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। जो हमारे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनके जो नॉर्मल 5 डेज अ वीक टॉपिक मेरे साथ चलेगा वो रेगुलर बैच का होगा, वो सेपरेट होगा। मैंने आप लोग को पूरा 1 वीक का स्केड्यूल कल भेज दिया, संडे टू संडे, अगर बच्चों ने पढ़ लिया होगा तो पूरा 1 हफ्ते का स्केड्यूल आपके पास कल आ गया है, राइट? बच्चे याद रखिएगा, सैटरडे संडे वी ऑलवेज हैव अ स्पेशल क्लास, इसमें जो बच्चा CAAAP का है वो भी आएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ओके, उसके टाइमिंग्स भी मैंने आप लोग को डाल दिए हैं, तो सारे बच्चे उसको चेक कर लीजिए। चलिए हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सिलेबस के अंदर, अकाउंट्स के सिलेबस के अंदर आपको बता देता हूं, 5 नंबर का टॉपिक ये पक्का है। सर 5 नंबर? हाँ जी। जैसे होता ना कि एक डाउट होता है यार, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आए या ना आए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, 5 मार्क्स का पक्का आना है। इज दिस क्लियर गाइस? तो याद रखना, छोटा सा टॉपिक है, इसकी हमारी वेटेज है 5 मार्क्स। टॉपिक का नाम है बच्चा, इसको ना अपने अलग से नोट्स बनाने हैं इसके। याद रखिएगा, जो रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं सारे बच्चों को क्लास में बोल रहा हूं, इसके नोट्स को आपने अपनी रेगुलर बैच के साथ मिक्स नहीं करना। इज दिस क्लियर? बेटा सारे बच्चों ने समझ लिया? नहीं बेटा, कॉपी अलग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम कॉपी के कुछ पेजेस वहां पर, जब अगर मान ले तुमने ये टॉपिक शुरू करा, जब कल तुम नया टॉपिक शुरू करोगे रेगुलर बैच वाले बच्चे, तो आप एक काम करेंगे बेटा, कुछ पेजेस छोड़ देंगे, या सेकेंड ऑप्शन, घबराते क्यों, बैक साइड से शुरू कर। सैटरडे संडे वाला जो टॉपिक है वो तुम लोग रिवर्स से शुरू कर लो। बेटा बात समझ में आ गई? अभी सबके पास सेपरेट कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद रहेगा कि सैटरडे संडे हमने उल्टा चलना है। भाई साहब एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है, तो सैटरडे संडे वाला टॉपिक जो होगा बच्चा, उसको रिवर्स से शुरू कर लो। सिंपल सा फंड है। ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। ठीक है, चलिए नाउ प्लीज राइट डाउन द हेडिंग एवरेज ड्यू डेट। अब बेसिकली बच्चा, ये जो एवरेज ड्यू डेट का टॉपिक है ये होता क्या है, पहले इसको समझना है सारे बच्चों ने। देखो मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो भाई 2 बंदे हैं, एक हमारे हैं सलमान और एक इनकी सिस्टर है कैटरीना। ठीक है बेटा, आप सिस्टर है ना? अच्छा चलो,
तो भाई सपोज कर लीजिए दो प्राणी हैं, एक है सलमान, एक इनकी बहन है कैटरीना। अब अगर सपोज कर लीजिए भाई, सारे बच्चे अच्छे से सुनना, मान लो सलमान ने इनको ना गुड्स बेचे। मान लो बच्चा सलमान ने इनको गुड्स बेचे। अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1 जनवरी 2023 को, बेटा इधर आइए, दोनों आइए आगे प्लीज स्टेज पर आइए, आप लोग को थोड़ा संडे एंटरटेनमेंट करवाते हैं। आइए, ये नॉर्मली दिस गर्ल रेगुलरली कम्स लेट इन एवरी क्लास। बच्चा एक गाना हो जाए अच्छा सा। आप मेरे ख्याल आज पहली बार लेट आए हो, है ना? आप बैठ जाओ। ये बच्चा नॉर्मली रोज ही लेट आते हैं। हाँ जी, एक अच्छा सा संगीत हो जाए बेटा। कम ऑन, दिस शोज योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब तक ये शुरू नहीं करूंगा तब तक बच्चे टाइम पे नहीं आएंगे। जल्दी बच्चा, मेरी क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ भी, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, कुछ भी सुना दो जल्दी। मैं कह रहा हूं मुन्नी बदनाम हुई सुना दो। अच्छा चलो, अच्छा वाला शीला की जवानी सुना दो, ये और अच्छा है। कोई बात नहीं, चलेगा बेटा। हम लोग यहां पर मैं कौन सा अनु मलिक बैठा हूं यहां पर। जल्दी बेटा, ऑनलाइन वाले इनका गाना सुनना चाहेंगे? इनको इधर लेकर आए। नहीं, वो नहीं सुनना चाहेंगे, आप बोलो। वो कहते हैं सर आपको बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। जल्दी बच्चा जल्दी। वेरी गुड बच्चा, क्लैपिंग फॉर हर, वेरी गुड। यू शुड अप्रिशिएट। आपको एक बात बोलो, दिस ऑल्सो नीड्स गट्स। वेरी गुड। जाइए बच्चा, ऊपर जाके बैठ जाइए। अब देखो कल से कौन कौन सा बच्चा जानबूझ के लेट आता है। चलिए भाई, तो मैं आपको बता रहा था, सपोज कर लो सलमान ने गुड्स बेचे कटरीना को 1 जनवरी 2023 को। सपोज कर लो बच्चा 10,000 के। पहले पॉइंट को समझना। अच्छा, अब हो सकता है भाई सलमान ने फिर, देखो सलमान का अपना अपना प्यार है बहन के साथ, 1 अप्रैल को फिर से उसने गुड्स बेचे 15,000 के। फिर हो सकता है सलमान ने उसको 15 अप्रैल को फिर से गुड्स बेचे 16,000 के। अच्छा, अब कटरीना ने, भाई साहब कटरीना ने, मान लो बेटा एरो समझ लेना किधर जा रहा है। कटरीना ने, याद रखो, सलमान को गुड्स बेचे। तो बच्चा ये अगर आप नोटिस करोगे तो सलमान का बुक का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो वो सोल्ड है। सपोज कर लो बेटा हम लोग बुक्स बना रहे हैं सलमान की, ठीक है? हम लोग किसकी बुक्स बना रहे हैं? सलमान की। अब अगर आप सपोज कर लो बेटा कटरीना ने उसको सलमान को गुड्स बेचे, और कटरीना कहती है भाई मैंने सपोज कर लो 16 अप्रैल को सलमान को गुड्स बेचे 15,000 के। अब ये सलमान के लिए परचेसेस हो गई। अब होता क्या है, दो पार्टीज के बीच में ना कई बार बिजनेस बहुत सारी म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस होती है। पॉइंट को समझना, दो पार्टीज के बीच में कई बार बहुत सारी म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपको बस खाली उसके बारे में ख्याल रखना है। उनकी सबकी डेट्स कई बार अलग अलग होती है। देखो ना, होता है ना हमारा बिजनेस में कि हमारा एक पार्टी के साथ दूसरे के साथ काफी ज्यादा आपस में पैसों का लेन देन होता है। हम लोग जब बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा दो पार्टीज के बीच में बहुत सारी होती हैं, राइट? तो अब एक बात दिमाग में रखिएगा, जब दो पार्टीज के बीच में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उस केस में पार्टीज ने एक दूसरे को कोई पैसे देने या पैसे लेने होते हैं, ठीक है? अब लास्ट में जब इन लोग सेटलमेंट करते हैं ना, इन लोग कहते हैं काम करते हैं। सपोज मैंने तेरे को गुड्स बेचे जनवरी में, फिर अप्रैल में, फिर 15 को, फिर मैंने तेरे से खरीदे। तो हम ना एक काम करते हैं, एक ना मिडिल की डेट निकाल लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? मिडिल। एक मिडिल की डेट निकाल लेते हैं
और उस मिडल की डेट के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, और उसमें ना तो मुझे पैसे दे दे। सलमान बोलेगा भाई तो एक काम कर, ऑब्वियसली मैंने तुझे ज्यादा गुड्स बेचे, तेरे से खरीदे कम है। तो यहां पर अगर आप देखोगे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, सलमान ने कटरीना से पैसे लेने, तो सलमान कटरीना को बोलेगा भाई एक काम कर, तू ना मुझे बैलेंस जो सारा पैसा बनता है ना वो एक मिडल डेट में दे दे। उससे क्या होगा, मिडल डेट में देने से ना तुझे कोई इंटरेस्ट का नुकसान होगा ना मुझे कोई इंटरेस्ट का नुकसान होगा। समझो, अगर जनवरी में गुड्स बेचे सलमान के, और सलमान को अगर पैसे मिलते हैं सपोज कर लो अप्रैल में, सलमान के 3 महीने पैसे ब्लॉक नहीं हो गए? बड़ा बिजनेस में अगर हमारे पैसे 3-3 महीने ब्लॉक हो जाएंगे तो उस पैसों का जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज, उसका नुकसान होता है बंदे को कि नहीं? बेटा सारे बच्चों को इतनी नॉलेज है? तो कहते हैं एक काम कर, एक मिडल डेट हम दोनों मिलकर सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे तुझे भी कोई इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा और मुझे भी कोई इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा। ठीक है? क्लास का टाइम ना 10 बजे का था। 10 बजे समझ में आता है? मेक श्योर रीचिंग एट 9:50 फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ऊपर जाके बैठिए। तो भाई ये बात दिमाग में रखिएगा कि दोनों आपस में वो कहते हैं भाई हम लोग मिलके एक ऐसी बीच की डेट डिसाइड करते हैं, उस बीच की डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज ड्यू डेट। बड़ा बात समझ में आ गई? सो इन शॉर्ट व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? एवरेज ड्यू डेट जब दो पार्टीज आपस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करती हैं, सारी ट्रांजैक्शंस अलग अलग डेट पर होती हैं। अब अलग अलग डेट पर होती है तो पैसों का लेन देन होता है। अब पैसे अगर कोई पार्टी आपको लेट देगी तो आपको इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है। सलमान बोलेगा अगर तू मुझे पैसे लेट देगी कटरीना तो मुझे इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है। तो एक काम करते हैं, एक बीच की डेट सेलेक्ट करते हैं जिसमें पेमेंट करने से ना तुझे कोई इंटरेस्ट का नुकसान हो ना मुझे कोई इंटरेस्ट का नुकसान। तो दैट मिडल डेट व्हेन इट इज सेलेक्टेड बिटवीन टू पार्टीज during the business transactions is called as average due date। पहले मुझे बताइए सारे बच्चों को टॉपिक का मीनिंग क्लियर है? कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी इट्स क्लियर? ठीक है, सारे बच्चे आ जाओ बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एवरेज ड्यू डेट? प्लीज राइट डाउन। व्हेन अ पर्सन ओस, अच्छा दरवाजा बंद करना। इधर आइए बच्चा, ये भी 2 बार लेट आ चुकी हुई। आज आप लोग को संडे को स्पेशल परफॉर्मेंस पब्लिक की तरफ। आप लोग अब ऐसी इमोशनल बातें कर दोगे तो गाना रह जाएगा। बैठिए। तो बच्चा ना इमोशनल बातें जरूर कर देते हैं साथ साथ। बैठिए बच्चा, ऊपर बालकनी में चले जाओ बच्चा। बेटा प्लीज राइट डाउन। व्हेन अ पर्सन ओस, when a person owes different amounts to another person, when a person owes different amounts to another person, बेटा उसके ऊपर चले जाइए बेंच पे, वहां से नजर नहीं आएगा। ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, और आया ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, or when several bills of exchange or when several bills of exchange are drawn by drawer on drawing, are drawn by drawer on drawing, payable on different dates, payable on different dates, then the parties decide upon the middle date, then the parties decide upon the middle date on which
net amount is either paid or received. Net amount is either paid or received without any loss of interest. Without any loss of interest. Without any loss of interest. Such middle date is called as average due date. Such middle date is called as average due date. देखो बच्चा, एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखो. जब एक बंदा, याद रखिएगा, डिफरेंट अमाउंट दूसरे बंदे को ओ करता है, दोबारा से सुन लेना, डिफरेंट डेट्स पर. अच्छा, मुझे सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चों को पता बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? जब सपोज कर लीजिए, हम सेम एग्जांपल लेते हैं, सलमान कटरीना वाला. सपोज कर लो सलमान ने कटरीना को गुड्स बेचे. सलमान से कि भाई मैं तेरे पे भरोसा नहीं करूंगा, मैं तुझे उधार नहीं दूंगा, मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लूंगा. अच्छा, बच्चों को एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, ये सलमान के लिए क्या होता है? बिल रिसीवेबल. कटरीना के लिए क्या होता है? बिल्स पेबल. ये बात याद रखिएगा. तो कई बार क्या होता है, दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करती है. राइट? दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करती है. तो पार्टीज क्या करती हैं, आपस में एक मिडिल डेट अपनी सारी की सारी डिफाइन कर लेती हैं, और वो कहती हैं उस मिडिल डेट पे नेट अमाउंट या तो हम तुम्हें पे करेंगे या हम तुमसे रिसीव करेंगे, और इस नेट अमाउंट का हम दोनों में से किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा. तो वो जो मिडिल डेट होती है उसको क्या बोलते हैं? एवरेज डेट. हाँ जी बच्चा, लाउडर लाउडर. बेटा लॉस ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सपोज कर लो बेटा, अगर मैंने आपको आज गुड्स बेचे, सपोज मान लो आज डेट है फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल, आप मुझे पेमेंट कर रहे हो फॉर एग्जांपल 1 जुलाई, तो बेटा अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए मेरे पैसे आपके पास ब्लॉक हैं. वो पैसे अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे उसका इंटरेस्ट आता. गॉट इट? तो वो मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है. ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी बेटा, पहले मुझे सारे बच्चे बताओ, एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग क्लियर है हर एक बच्चे को क्लास में? ठीक है, द मीनिंग हैज टू बी क्लियर. अच्छा, एक चीज और, आगे से मैं इसको बार बार एडीडी लिखूंगा, तो आप समझ जाना एडीडी मतलब एवरेज ड्यू डेट. इज क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके. लिखिए बच्चा, सो एडीडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेटेड डेट. तो बच्चे बड़ा याद रखिए, एवरेज ड्यू डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेटेड डेट. आप एवरेज ड्यू डेट कह सकते हो, आप इक्वेटेड डेट बोल सकते हो, ये सब एक ही बात है. एडीडी इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटेड डेट. हाँ जी, तो ये था मीनिंग. अब बेसिकली हम लोग एवरेज ड्यू डेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमने ये समझना है. और एवरेज ड्यू डेट हम लोग कहां पे यूज करते हैं? देखो बिजनेस में ना हम लोग एवरेज ड्यू डेट इन सिचुएशंस में यूज करते हैं. तो बच्चे प्लीज देखिए, एवरेज ड्यू डेट इज यूज्ड इन, एवरेज ड्यू डेट इज यूज्ड इन following situations. Average due date is used in following situations. बट हम लोग एडीडी कहां पे यूज करते हैं? इन सिचुएशंस में. सबसे पहला नंबर 1, हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं आईओडी. आईओडी का फुल फॉर्म जिस बच्चे को नहीं पता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अगर आप लोगों ने +2 में एक चैप्टर करा हो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, आपको याद होगा उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करते थे. बेटा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करते थे ना, उसको भी हम लोग एडीडी से कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा, चिंता मत करो. ठीक है, ये बात याद रखेंगे. दूसरा,
सेकेंड, हम एडीडी को कहां पे यूज कर सकते हैं? अमाउंट लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट एंड रीपेबल इन वेरियस इंस्टॉलमेंट। अमाउंट लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट, बेटा साथ साथ नोट करते जाना। अमाउंट अमाउंट लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट एंड रीपेबल इन वेरियस इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, एक छोटा सा पॉइंट सारे बच्चों को समझा रहा हूं। अमाउंट लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट एंड रीपेबल इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, इसकी कहानी क्या है जो आपको समझ में आनी चाहिए? समझो, सपोज कर लो मैंने आपको लोन दिया, मैं बैंक हूं बेटा। अगर बैंक आपको कोई लोन देता है तो आपसे पैसे वापस किश्तों में लेता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जब भी बैंक से आप लोन बोरो करते हो तो बैंक हमेशा आपसे क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। तो कई बार बैंक के साथ आपका सेटलमेंट पता है कैसे होता है? मैं आपको समझाता हूं। आपका बैंक के साथ सेटलमेंट कैसे होगा? सपोज कर लो आप बैंक को बोलते हो, देख भाई मैंने तुझसे लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम मिस्टर एक्स है। आप बैंक को बोलोगे भाई मैंने तुझसे लोन ले लिया, सपोज 1 अप्रैल 23 को, सपोज 5 लाख रुपए का। बैंक कहता है देख भाई तू मुझे ये 5 लाख रुपए ना हर वहां पर महीने की पहली तारीख को इंस्टॉलमेंट बना ले। सपोज पहली इंस्टॉलमेंट 1 मार्च नहीं, 1 मई। सपोज पहली इंस्टॉलमेंट क्या बन गई? 1 मई। दूसरी 1 जून, तीसरी 1 जुलाई, ऐसे करके इट गोज ऑन। तो कई बार बैंक आपको बोलता है देख तो अगर तू मुझे इस मिडिल डेट में सारा पैसा वापस कर देगा मैं तुझसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा या इंटरेस्ट कम करूंगा। बैंक कई बार इंटरेस्ट भी कम कर देता है ना। आप जल्दी पैसा देते हो तो आपको बैंक इंटरेस्ट कम चार्ज करता है। मतलब ऑब्वियसली बैंक इंटरेस्ट छोड़ता नहीं है, बट बैंक जितना भी चार्ज करता है उससे कम चार्ज करता है। तो वो जो मिडिल डेट होती है, हम उस मिडिल डेट को जब बैंक के साथ कैलकुलेट करते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? एडीडी, दैट इज एवरेज ड्यू डेट। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कैंसलेशन ऑफ वेरियस बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स। यहां पर मेरे दोस्त ने डेट्स मिसिंग कर दिया। ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स with the issue of single bill. Cancellation of various bills of exchange due on different dates with the issue of single bill. With the issue of single bill. अब मैं बच्चों को बताता हूं। वेरियस बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स विद द इशू ऑफ सिंगल बिल, इसका मतलब क्या होता है? हम वापस उसी सलमान कटरीना वाले एग्जाम्पल पर आते हैं इसको समझने के लिए। समझो, सपोज कर लो जैसे मैंने आपको बताया सलमान ने कटरीना को अलग अलग डेट्स पे गुड्स बेचे। सपोज कर लो बेटा सलमान ने अलग अलग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करे। सलमान कहता है कटरीना को भाई मैं तेरे से डिफरेंट डेट्स पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करूंगा। अब मान लो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक बिल ड्रॉ करा हुआ है। आप लोग को बिल ड्रॉ करना समझ में आता है? अगर मैंने किसी से पैसे लिए तो मैं सामने वाले को बोलूंगा भैया तेरे पे भरोसा नहीं है, मतलब सॉरी किसी को गुड्स बेचा उधार में तो मैं बोलूंगा भैया तेरे पे भरोसा नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है वो मैं साइन करा लूंगा तेरे से कि तू मेरे पैसे इतने दिनों के बाद देगा। उसको बोलते हैं बिल्स को ड्रॉ करना। ठीक है, तो बच्चे याद रखिएगा, सपोज उसने अलग अलग डेट पे बिल्स को ड्रॉ करा। सलमान बोलता है देख बहन इतनी टेंशन क्या लेनी आपस में, ये सारे बिल जो हमने ड्रॉ करे कैंसिल करते हैं, बीच में एक बिल से तू पेमेंट कर दे। कोई बीच की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे पुराने बिल कैंसिल करते हैं और तू एक बिल नया तेरे ऊपर बना देता हूं और एक मिडिल डेट सेलेक्ट कर लेते तो तू मेरे को उस दिन पेमेंट कर दे। मतलब अगर हर ट्रांजैक्शन के ऊपर पार्टीज बिल बनाना शुरू कर देगी
भाई वो तो लीगल डॉक्यूमेंट इकट्ठे होते जाएंगे। सोचो कितना बर्डन है। सपोज मैंने एक बार गुड्स बेचे, दूसरी बार बेचे, तीसरी बार बेचे, चौथी बार बेचे, तो मैं ऐसे क्या सारे हर चीज के बिल बनाता जाऊंगा? नहीं। उनको बोलते हैं इतने सारे बिल ऑफ एक्सचेंज से अच्छा एक बीच की रेट सेलेक्ट कर ले, उसमें एक सिंगल बिल ड्रॉ कर लेते और उसमें सारी अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि बिल का मोटिव क्या होता है कि तुम पैसा लेके मेरा भागो ना। सलमान बोलेगा भाई तू मेरा पैसा लेके मत भाग, इसलिए मैं एक बिल ड्रॉ कर रहा हूं। तो मुद्दा तो यही है ना कि अपने पैसे को बचाना। तो अगर मैं इसको 5-6 लीगल डॉक्यूमेंट में करूं या सारी अमाउंट्स टोटल करके एक बिल में डाल दूं, बात तो एक ही है। अच्छा, इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। सो इसीलिए हम कहते हैं एडीडी इस काम में भी यूज होता है। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ वेरियस बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच आर ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स विद द इशू ऑफ वन बिल, सिंगल बिल। अच्छा, नेक्स्ट, जो पार्टीज के बीच में म्यूचुअल डीलिंग्स होती हैं उनके बीच में सेटलमेंट करवाने के लिए भी एडीडी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी सबसे अच्छा एग्जांपल दिया, सलमान कटरीना। सलमान कटरीना वाला एग्जांपल अपने दिमाग में रखना बेटा। अगर पार्टीज एक दूसरे से गुड्स खरीद रही हैं, बेच रही हैं, खरीद रही हैं, बेच रही हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल डीलिंग्स हैं, तो उन लोग हमेशा एक मिडल डेट पे समझौता करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मिडल डेट होती है, उस मिडल डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एवरेज ड्यू डेट। तो आई होप ये थ्योरी बेटा इस चैप्टर की थी। इतनी ही थ्योरी है, इसके बाद सारा आता प्रैक्टिकल। पहले मुझे बताओ थ्योरी क्लियर है? किसी बच्चे को कोई मीनिंग को लेकर डाउट, कुछ क्वेरी? बेटा जो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से अपने थम्स अप कर दो भाई, अगर तो थ्योरी क्लियर है सारे बच्चों को। कौन सा बच्चा? डी वाला। बेटा अगर सपोज कर लो दो पार्टीज के बीच में बहुत सारी म्यूचुअल डीलिंग्स हैं, तो उन लोग नहीं बोलेंगे कि हम लोग इतने सारे डीलिंग्स करने से अच्छा एक बीच की रेट पे सारी सेटलमेंट कर लें। तो वो जो बीच की रेट पर लोग सेटलमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। क्लियर? ओके। अब सुनो, प्रैक्टिकल सम्स में हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। भाई ये जो मैं आपको चीज कराने जा रहा हूं, इस पे बना लो दिल, क्योंकि ये चैप्टर की है जान। अगर तुम्हें ये स्टेप्स नहीं आएंगे तुमसे सम्स नहीं होंगे। अब इस चैप्टर में थ्योरी इतनी ही थी जितनी मैंने बता दी। अब आगे आता है बच्चा प्रैक्टिकल। चलो लिखो हेडिंग, स्टेप्स टू कंप्यूट एवरेज ड्यू डेट। सबसे पहला स्टेप 1, टेक वन ऑफ द डेट्स एज बेस डेट। हमेशा याद रखिएगा, सम शुरू करने के पहले हमेशा एक डेट को हम लोग बेस डेट ले लेते हैं। जब भी आप सम स्टार्ट करते हो, ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग जब सम शुरू करते हैं तो हम लोग एक डेट को बेस डेट ले लेते हैं। बेस डेट हमेशा कोशिश करो, प्रेफर करो कि अर्लीस्ट डेट हो। आप लोग अर्लीस्ट डेट समझ रहे हो? अर्लीस्ट डेट का मतलब हो गया भाई आपने वहां पर इसको सबसे पहले वाली डेट लेनी है। सपोज अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं फिर से वापस, आप बताओ इन सब में सबसे पुरानी डेट कौन सी है? 1 जनवरी। तो कोशिश करो 1 जनवरी को बेस डेट लेने की। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप बेस डेट कोई भी ले सकते हो, आंसर वेरी नहीं करता, आंसर सेम आता है। बट सम को अगर आसान बनाना चाहते हो, सबसे पहले वाली बेस डेट लेना सबसे अच्छा होता है, उससे सम इजी हो जाता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2, कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ अदर डेट्स विद बेस डेट। कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ अदर डेट्स विद बेस डेट। सर ये डिफरेंस ऑफ अदर डेट्स विद बेस डेट का मतलब क्या है? समझो बच्चा, फिर से वही एग्जाम्पल। सपोज मेरी अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है? अप्रैल में। मैं देखूंगा बेटा जनवरी से लेकर अप्रैल कितने दिन होते हैं। फिर अगली कब हुई है? 15 अप्रैल को। जनवरी से लेकर 15 अप्रैल कितने दिन होते हैं? फिर अगली कब हुई है? 16 अप्रैल को। जनवरी से लेकर 16 अप्रैल कितने दिन होते हैं? ऐसे करके उनका गैप निकालना होता है। बेस डेट सेलेक्ट कर ली और सारे गैप्स किसके थ्रू निकालने? बेस डेट के थ्रू। ये बात याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट,
स्टेप 3, कंप्यूट द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होता है? जो तुमने स्टेप 2 में आंसर निकाला है उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा जो तुमने स्टेप 2 में आंसर निकाला है उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तब बताऊंगा बच्चा। एक एक को मल्टीप्लाई करते, एक एक को। याद रखना स्टेप 2 में जो तुमने डेज निकाले हैं उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इन चीजों को मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा सा वेट कर लो। स्टेप 2 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट। नेक्स्ट, अब एवरेज ड्यू डेट क्या होती है? बच्चे का सवाल। देखो सिंपल सा फंडा, जो तुम्हारी बेस डेट तुमने सिलेक्ट करी, चौथे स्टेप में एवरेज ड्यू डेट निकलती है। जो तुमने बेस डेट सिलेक्ट करी उसको प्लस करते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टोटल ऑफ अमाउंट्स। बच्चे याद रखेंगे बेस डेट में क्या करते हैं भाई? प्रोडक्ट्स का टोटल, उसको सारा टोटल करा, उसको अमाउंट के टोटल के साथ डिवाइड करा, जो भी आता है उसको बेस डेट में प्लस करना। जब आप बेस डेट में इस चीज को प्लस करते हो यू विल गेट योर एवरेज ड्यू डेट। तो बेटा 4 स्टेप होते हैं एवरेज ड्यू डेट के। एक बार फटाफट से रिपीट करता हूं। पहला, बेस डेट सिलेक्ट करो, बेस डेट को कोशिश करो अर्लीस्ट डेट सिलेक्ट करो। दूसरा, डिफरेंस जो होता है अदर डेट्स का बेस डेट के साथ निकालो। तीसरा, प्रोडक्ट्स निकालो। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? स्टेप 2 इंटू अमाउंट। चौथा, एवरेज ड्यू डेट हमेशा कैलकुलेट करो, वो क्या होती है? बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टोटल ऑफ अमाउंट्स। अच्छा, इज दिस क्लियर एवरीवन? ग्रेट। बड़े नोट हो गया सबका? ठीक है जी। अब सुनो, अब हमें ना जब भी सम शुरू करना है हमें यहां पर जो डेज होते हैं ना, डेज वो कैलकुलेट करने होते हैं। अब मेरी बात को समझना सारे बच्चे, हमने यहां पर ये जो गैप होता है, जैसे मान लो जनवरी से लेकर अप्रैल, इसका गैप कैलकुलेट करना है। और ये बच्चा सोच रहा होगा सर बड़ा इजी कैलकुलेशन है, कोई पंगा नहीं होता। नहीं बेटा, यहां पर सारा चैप्टर में पंगा है डेज कैलकुलेशन। नॉर्मली एक बच्चा क्या सोचेगा, सर जनवरी से लेकर अप्रैल, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में 28 दिन। ओए ढकनो, सबको पता ना जनवरी में 31 होते हैं, फेब में 28 होते हैं। वो करते थे ना बचपन में यूं, ये ऊपर वाला बेटा जनवरी, याद है बचपन में ऐसे करते थे। ये अंदर वाला हमारे पास क्या होता था? फेब, फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो जो आपके पास जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, ये सब बातें पता है? कैलेंडर देखा सबने? वेरी गुड, बहुत ज़्यादा नॉलेज है बच्चों को बेटा। तो बच्चा याद रखना, ये जो डेज होते हैं ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन में पंगे आते हैं। अब वो पंगे क्या हैं पहले हमने वो सीखने आज, अच्छे से समझना। हेडिंग लिखो, पंगास ऑफ डेज कैलकुलेशन। बेटा सारा चैप्टर इन पंगास पे घूमेगा। भाई एक सबसे गुजारिश है, अकाउंट्स में ये पंगा पुंगा वर्ड नहीं यूज करना कभी एग्जाम में, ये खाली नोट्स के लिए, राइट? ये पंगा मतलब जब तुम सम्स करोगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम्हारा ये दुख होता है, तो वो दुख तुम्हें ना आए उसके मैं नोट्स तुम्हें पहले से दे देता हूं। और इसको अच्छे से नोट करना, तुम्हें ये पुस्तकों में नहीं मिलते, मतलब यू विल नॉट फाइंड इन एनी ऑफ द बुक्स। तो अच्छे से लिखो। सबसे पहला पंगा P1। अगर क्वेश्चन में, पहले मुझे सारे बच्चे बताओ बेटा, P1 कराने के पहले क्लास में बैठे हर एक प्राणी को पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? किसी को नहीं पता तो हाथ रेस कर लो, शर्माना नहीं, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। +1 में कराते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा सबने करा हुआ है, सबको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मीनिंग पता है, खाली मीनिंग चाहिए मुझे, ठीक है? बेटा जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर है, सारे बच्चों को पता है क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? अब आगे लिखो, इफ क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देन कंप्यूट द ड्यू डेट फर्स्ट एंड देन कंप्यूट एवरेज ड्यू डेट। मतलब कई बार क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, याद रखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा,
तो आपने क्या करना है, आपने ड्यू डेट निकालनी है। कैसे? एग्जाम्पल, सपोज आपको लिखा हुआ है 2 जनवरी को मैंने बिल ड्रॉ करा और बिल में उसने टाइम पीरियड दिया 3 मंथ्स का। सपोज 2 जनवरी को मैंने आपको गुड्स बेचे, 2 जनवरी को मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बिल ड्रॉ करना मतलब मैंने बोल दिया भाई ये साइन कर, तूने मेरे पैसे देने, और आपको टाइम दे दिया 3 महीने के अंदर तू मेरे पैसे देगा वरना मैं तेरे पे केस कर दूंगा। अब वो 3 महीने कैसे कैलकुलेट होते हैं? देखो, 2 जनवरी से जब तुम 3 महीने ऐड करते हो ना, तो सिर्फ 3 महीने नहीं ऐड करने होते, तुमने 3 दिन ग्रेस के ऐड करने होते हैं। ये बात याद रखिएगा, 3 days ऑफ ग्रेस इज ऑलवेज एडेड। बिल ऑफ एक्सचेंज के किसी भी क्वेश्चन में जितने बच्चों को नहीं पता, 3 दिन क्या मिलते हैं आपको? ग्रेस के। दोस्तों याद रखिएगा, 2 जनवरी में हम 3 मंथ्स ऐड करते हैं, 3 मंथ्स ऐड करने के बाद 3 दिन हम क्या देते हैं आपको? ग्रेस के। इज दिस क्लियर एवरीवन? वी ऑलवेज गिव यू 3 days ऑफ ग्रेस, याद रखना। तो आपको 3 दिन मिलते हैं ग्रेस के। तो आपने हमेशा पहले ड्यू डेट कैलकुलेट करनी। मुझे बताओ 2 जनवरी से 3 महीने ऐड करो, कितना आता है? 2 अप्रैल। भाई सारे बच्चों को पता है 2 जनवरी में 3 महीने ऐड करे कितना आ गया? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल में 3 दिन हमने ग्रेस के ऐड करे, डेट क्या हो गई? 5 अप्रैल। इसको बोलते हैं ड्यू डेट। तुमने अपनी कैलकुलेशन इससे स्टार्ट करनी है, 5 अप्रैल से। तुमने 2 जनवरी से नहीं करनी। याद रखना, आपकी जो कैलकुलेशन है वो 2 जनवरी के साथ नहीं होगी। तुम्हारी जो ड्यू डेट की कैलकुलेशन होती है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होती है। तो आप इसको यहां पे लिख लो, यूज दिस। मतलब सम्स करते टाइम पे आप ये ड्यू डेट यूज करते हैं। आप कभी भी जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करी है उसको यूज नहीं करते। 2 चीजें होंगी, एक होगी ट्रांजैक्शन डेट, एक होगी ड्यू डेट। तुमने ड्यू डेट से आंसर कैलकुलेशन करना है, तुमने कभी भी ट्रांजैक्शन डेट से कैलकुलेशन नहीं करनी। इज इज अनक्लियर? चलो, ये हो गया पहला पंगा, इसको भूलना नहीं है। नोटेड है? कोई नोट तो नहीं कर रहा? अब सुनो भाई साहब, पंगा नंबर 2 बहुत धांसू पंगा है। लिखो, इफ द बिल इज आफ्टर डेट। आफ्टर डेट को हाईलाइट करना, जितना मैंने रेड से लिखा है ना बच्चा, उसको हाईलाइट कर लेना। इफ द बिल इज आफ्टर डेट, देन ड्यू डेट इज कंप्यूटेड, यहां डी आना है, इज कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल। From the date of drawing of bill. However, if the bill is after sight, if the bill is after sight, then the due date is computed from the date of acceptance of bill. Acceptance of bill, full stop। full stop के बाद if no information is given, if no information is given, then the bill is assumed to be after date. If no information is given, then the bill is assumed to be आफ्टर डेट। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, बिल को हमेशा आफ्टर डेट रिज्यूम करना। अभी मतलब क्या है इसका समझो बेटा। मैंने हर एक चीज का ना नीचे आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। भाई ध्यान से मेरी बात समझना। दोस्तों 2 जनवरी को मैंने बिल ड्रॉ करा। देखो बच्चा, सपोज कर लो मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ करा, बेटा बिल आपको भेजा, आप उसको पढ़ोगे, टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी होती है, उसको रीड करोगे। हो सकता है कि आपने उस पे साइन करे 7 तारीख को, आपने 5 दिन के बाद साइन करे। जब आप साइन कर देते हो ना, उसको कहते हैं बिल एक्सेप्ट। क्या बोलते हैं उसको? बिल एक्सेप्ट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ करा, मैंने बोला भाई 2 तारीख को बिल ड्रॉ कर रहा हूं, तेरे को बिल भिजवा रहा हूं बंदे के हाथ, पढ़ लियो सारा। आपने पढ़ने में, साइन करने में, साइन करके वापस भिजवाने में मुझे 5 दिन लगा दिए। आपने 7 जनवरी को मुझे वापस भेजा। जिस दिन आप साइन करते हो उसको क्या बोलते हैं? बिल एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब कि आपने हां कर दी कि आप मेरे पैसे दोगे। अच्छा, अब अगर मान लो उसमें टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का। टाइम पीरियड क्या है बच्चा उसमें? 3 मंथ्स का। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो बिल के साथ वर्ड है आफ्टर डेट। क्या वर्ड है भाई बिल के साथ? आफ्टर डेट। अगर तो दोस्तों वर्ड है आफ्टर डेट तो टेंशन मत लो, तुमने जो कैलकुलेशन होती है 3 मंथ्स और 3 डेज की, तुमने 2 जनवरी से स्टार्ट कर देनी है। किस दिन से स्टार्ट करनी? जिस दिन बिल आपने ड्रॉ करा। जिस दिन बिल आपने ड्रॉ करा। तुम एक्सेप्टेंस में लेट कर रहे हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अगर तो बिल के साथ टर्म लिखी हुई है, क्या टर्म लिखी हुई है? आफ्टर डेट। टर्म क्या लिखी हुई है? आफ्टर डेट। तो मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई 2 जनवरी को मैंने बिल ड्रॉ कर दिया, तो 2 जनवरी में मैं 3 मंथ्स 3 डेज ऐड करूंगा और ड्यू डेट मेरी क्या होगी? 5 अप्रैल। एक बात याद रखना, अब मैं आगे से बोलूंगा नहीं, जो भी बिल का क्वेश्चन होगा उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करने ही करने। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी बिल का क्वेश्चन होगा उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करने ही करने, बिना बोले करने। मैं बोलूंगा नहीं, आपने करने ही करने 3 दिन ग्रेस के, जहां पर जिस क्वेश्चन में बिल हो जाएगा। राइट? अच्छा, अब अगर सपोज कर लो बिल के साथ वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर साइड। क्या वर्ड लिखा हुआ है? आफ्टर साइड। तो उस केस में तुम्हारी कैलकुलेशन सारी स्टार्ट होगी 7 जन से। बेटा कैलकुलेशन कौन से स्टार्ट हो जाएगी? 7 जन से। तो 7 जन में फिर आप 3 मंथ्स और 3 डेज ऐड करोगे तो तुम्हारा देखो डेज का फर्क पड़ जाता है। याद रखना, अगर तुम लोगों ने इसको फॉलो नहीं कराना, तुम्हारा सारा आंसर वेरी कर जाता है। ये 5 दिन के फर्क से सारा का सारा आंसर गलत आ जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मान लो क्वेश्चन में बिल के साथ कुछ नहीं मेंशन है कि बिल आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है, तो हमेशा क्या एज्यूम करते हैं? बिल इज आफ्टर डेट। मतलब कैलकुलेशन तुमने बिल ड्रॉ करने की डेट के साथ शुरू करनी है। ओके गाइस, नो टेल मी, एवरीबडी इज क्लियर? आई कांट हियर। चलो वेरी गुड बच्चा। हाँ जी बेटा, 3 मंथ्स आपको पीरियड मिलता है ना कि 3 महीने के अंदर आप मेरे पैसे दे दो। नहीं नहीं, ये तो एग्जाम्पल दी है, हमेशा 3 मंथ्स नहीं होते। हाँ 3 दिन पक्के। ये हर सम में जितने भी क्वेश्चन होंगे 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं, बट ये मंथ्स पक्के नहीं है। मंथ्स बच्चा आपके पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी सामने वाली पार्टी के साथ क्या डीलिंग है उसके अकॉर्डिंगली। बट ये जो 3 दिन ग्रेस का होता है ये लॉ का रूल है, इसको ग्रेस डेज बोलते हैं। ठीक है, ये हर बिल में आएंगे 3 दिन। ओके, पंगा नंबर 2 डन। पंगा नंबर 3 भाई अब सुनो, पंगा नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मिनट सुनेंगे, बाद में नोट करेंगे। सबसे अच्छा पंगा है बढ़ाइए। सुनो, आप मुझे बताओ, तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें कई बार नेशनल हॉलिडे दी होगी। बच्चा बोलेगा सर नेशनल हॉलिडे, समझना बच्चा, नेशनल हॉलिडे के अंदर क्या करते? सपोज नेशनल हॉलिडे में क्या क्या आता है? 30 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 अप्रैल। इसके अलावा कोई दूसरी अगर हॉलिडे क्वेश्चन में मेंशन है उसको क्या लेते हैं? नेशनल हॉलिडे। एक बात याद रखना, हमारे लिए नेशनल हॉलिडे सिर्फ ये होंगी 30 सितंबर, 15 अगस्त। 15 अगस्त बच्चों को पता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। सर 1 अप्रैल अप्रैल फुल डे? नहीं बेटा, ये बेटा बैंक क्लोजर होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। 30 सितंबर हाफ ईयरली बैंक क्लोजिंग, 30 सितंबर को हाफ ईयरली बैंक क्लोजिंग होती है। अगर आप में से किसी के पेरेंट्स बैंक में काम करते हैं, उनको नोटिस करना, एक तो 31 मार्च की डेट्स पे बहुत बिजी हो जाते हैं, वो उनकी जान निकली होती है बुरी, और 30 सितंबर के डेट्स पे बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बैंक क्लोजिंग होती है, सारे अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं।
एक बात याद रखो, सपोज तुम्हारी ड्यू डेट नेशनल हॉलिडे फॉल करती है। अच्छा, बच्चों के मन के सवाल, सर वो आता है ना हमारे पास गांधी जयंती, क्या वो हमारा नेशनल हॉलिडे नहीं है? बेटा आपको बताता हूं, हमारा ना एक लॉ में एक्ट है, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आप जब लॉ पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। तो भाई साहब, हमने ये जितने भी रूल्स फॉलो करने होते हैं, हमने उस एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉलो करने होते हैं। ये मैं घर पे नहीं बनाकर आया कि कल रात को शनिवार था तो मैंने 4 हॉलिडे सेलेक्ट करे, मैंने यहां पे लाके रख दिए। अच्छा, फिर बच्चों का सवाल, सर ऐसे तो बहुत सारी छुट्टियां आती है, दिवाली, होली, वो आपका 14 फरवरी रक्षाबंधन। 14 फरवरी को रक्षाबंधन होता है ना बेटा? यार वो बहन भाई का दिन होता है ना, सारे भाई अपनी बहनों को लेके गुलाब लेके जाते 14 फरवरी वाला दिन। अच्छा, यहां पर कितने भाइयों ने ऐसा करा हुआ है? बताएगा कोई नहीं? तो कोई बात नहीं भाई साहब, याद रखिएगा। तो ये सब तुम्हारे लिए नेशनल हॉलिडे नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अपने को नेशनल हॉलिडे ये 4 लेने सम्स के अंदर, अगर इसके अलावा कुछ और सब में मेंशन होगा उसको फॉलो करना है। इज क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लो ड्यू डेट तुम्हारी नेशनल हॉलिडे में फॉल करती है, तो तुमने ड्यू डेट क्या लेनी है? हमेशा 1 डे प्रोसीडिंग, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, बैंक बंद होते हैं। बड़ा बात समझ में आ रही है? एक दिन पिछला कैसे? एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल समझना। सपोज 12 जुलाई को मैंने एक बिल ड्रॉ करा, मैंने आपको बोला 1 महीने के अंदर पैसा दे दो। मैंने बिल ड्रॉ करा 12 जुलाई को, मैंने कहा भैया 1 महीना। 12 जुलाई से 1 महीना कितना होता है? 12 अगस्त, 3 दिन ग्रेस के मिलने ही मिलने। 15 अगस्त, 15 अगस्त छुट्टी होती है। 15 अगस्त छुट्टी होती तो बिल ऑटोमेटिकली ड्यू कब हो जाएगा? तो ये बिल की ड्यू डेट हो जाएगी। बड़ा क्लियर है? आगे सुनो, अगर सपोज कर लो एक होता है नेशनल हॉलिडे, एक होता है इमरजेंसी हॉलिडे, अचानक से छुट्टी हो गई। जैसे आपको पता है बेटा, अभी हमारे थोड़े दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब थे प्रकाश सिंह बादल जी, उनकी डेथ हो गई। अचानक से क्या हो गया? इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो याद रखना इस केस में आपने हमेशा 1 डे सक्सीडिंग, मतलब अगला दिन लेना होता है। अगला दिन, नेशनल हॉलिडे में 1 डे प्रीसीडिंग, इमरजेंसी में 1 डे सक्सीडिंग, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 12 जुलाई था, 2 महीने थे। 12 जुलाई में 2 महीने क्या हो गया? 12 सितंबर। 3 दिन ग्रेस के क्या हो गया? 15 सितंबर। सपोज कोई नेता है, राहुल पप्पू अपना शर्मा, सॉरी मैं पूरा लिख दिया, राहुल शर्मा, मान लो बेटा वो बाय बाय हो गया। बाय बाय मतलब डेथ हो गई उसकी। याद रखो, तो उस केस में तुम्हारी ड्यू डेट ऑटोमेटिकली कितनी चली गई? बच्चा ये बाय बाय का मतलब है ही डाइड। हाँ जी बच्चा, एवरीबडी इज क्लियर? इसको नोट करें प्लीज। हाँ जी बच्चा, वो ढक्कन मैंने वो एग्जाम्पल दी है, सब में तो लिखा ही होगा आपको। ओ गुरुजी, इमरजेंसी हॉलिडे होगा तो सब में लिखा होगा। नहीं, संडे पब्लिक हॉलिडे होता है बेटा, आप लोग के लिए नहीं। आपकी क्लास लगेगी संडे को बेटा। संडे पब्लिक हॉलिडे की डेफिनेशन में आता है। नेशनल हॉलिडे को हम लोग पब्लिक हॉलिडे भी बोलते हैं। मतलब आप कह रहे हो अगर सपोज मंडे को आ गया 15 अगस्त फॉर एग्जाम्पल, उसके पिछला संडे तो उसका पिछला सैटरडे, फिर बेटा 13 अगस्त हो गई ड्यू डेट। नहीं बच्चा, ऐसा होता है, हम लोग यहां पर ना एक बात याद रखना, आपने बाकी कोई भी पब्लिक हॉलिडे डिफाइन नहीं करना। आपने पब्लिक हॉलिडे सिर्फ ये लेने हैं। मैंने इसलिए पहले बोला 4, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ी पता होगा कि 2003 में संडे कौन सा था। हमने वहां पर फोन थोड़ी लेके जाना है कि हम कैलेंडर से देख लेंगे। इज क्लियर? तो वो क्वेश्चन में गिवन होता है। और इमरजेंसी हॉलिडे के केस में भी आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल दी है सिर्फ कि ऐसे कोई नेता मर गया तो इमरजेंसी हॉलिडे हो गई, बट आपको पेपर में ये सब नहीं लिखा होगा कि नेता मर गया।
वहां लिखा होगा भैया इस दिन इमरजेंसी हॉलीडे है। इज दिस क्लियर? भाई जरा फटाफट इसको नोट कर ले और मुझे बताएं। ओके, सो आई होप कि ये सारे बच्चों को क्लियर होगा। भाई ये था हमारा पंगा नंबर 3। अब आ जाइए पंगा नंबर 4। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम लोग जब भी एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने जाएंगे, अच्छा आपके पास क्वेश्चंस होंगे दो टाइप के, एक जिसमें डेज कैलकुलेशन होगी, एक इसमें मंथ्स कैलकुलेशन होगी। डेज कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, जब भी आपने डेज कैलकुलेट करने, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपने डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड करना है, बट जो लास्ट डेट है उसको इंक्लूड करना है। सर एग्जाम्पल देके बताओ, ध्यान से मेरी बात समझना। सपोज कर लो मुझे सम दिया है 2 जनवरी से लेकर मुझे 15 फरवरी के बीच में गैप कैलकुलेट करना है। मतलब मेरी कैलकुलेशन क्या है, मेरी कैलकुलेशन है फ्रॉम 2 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में। बेटा आप मुझे बताओ जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। तो 2 जनवरी से अगर मुझे स्टार्ट करना है तो जनवरी के दिन कितने हो गए? 29। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि सेकेंड डेट को निकाल दो, क्योंकि मैंने 31 से क्या माइनस कर दिया? 2। तो जब आप गैप कैलकुलेट करते हो, बच्चे बहुत गलती करते हैं, एक दिन भी तुमने गलत कैलकुलेट करा तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, तुमने 31 में से 2 निकाल देना है। तो जनवरी के कितने दिन हो गए? 29। बेटा फेब के कितने दिन है? 15। तो तुम्हारा गैप इन दोनों डेज के बीच में कितना हो गया? 44 डेज। तो तुम्हारे को सम्स में एक होता है डेज कैलकुलेशन। अब तुमने नोटिस करा मैंने 15 तारीख को ले ली है, बट मैंने 2 जनवरी को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो ये रूल आपने भी लेके चलना है, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगी डेज कैलकुलेशन में आपने उसको एक्सक्लूड करना है, बट जो लास्ट डेट होती है उसको आपने इंक्लूड करना है।
अच्छा, अब मंथ्स को लेकर टेंशन मत लेना, मंथ्स इजी वाला काम होता है। मंथ्स के अंदर क्या होता है बच्चा, आपने ना हमेशा याद रखिएगा कैलकुलेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर मंथ्स। सर कैलेंडर मंथ्स मतलब, अगर मैं कहता हूं 2 जनवरी से 3 मंथ्स ऐड करने, तो मेरा आंसर सीधा क्या, 2 अप्रैल इज माई ड्यू डेट। बड़ा बात समझ में आ रही है, सीधा 3 मंथ्स। अब कुछ लोगों के दिमाग में खुराफत आती, खुराफत मतलब सर फेब में तो 28 दिन होते हैं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मंथ्स दिया है तो तुमने कोई पंगा नहीं लेना, सिर्फ कैलेंडर मंथ्स, मतलब 2 जनवरी, 2 जनवरी से 2 फेब 1 महीना, 2 फेब से लेकर 2 मार्च 2 महीने, 2 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 3 महीने, तुमने ऐसे काउंट करने। तो अगर तो तुम्हें क्वेश्चन में मंथ्स दिए हुए हैं, याद रखना तुम्हें दिया होता है क्वेश्चन में, अगर मंथ्स दिए हुए हैं तो मंथ्स के केस में तुमने कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करते वक्त डेज को नहीं देखना, तुमने सीधा सीधा क्या करना है, कैलेंडर मंथ्स लेने हैं। अगर तुम्हें डेज दिए हुए हैं तो बच्चा याद रखिएगा, डेज के लिए तुमने क्या करना है, पहली तारीख निकाल देनी है, आखिरी तारीख को लेना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई कांट हियर। गुड, इसको नोट करें प्लीज। आई होप इट्स नोटेड। हाँ जी, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं बच्चा डेज के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ये नोट हो गया? चलो आप मेरे साथ एक और एग्जाम्पल लो भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 4 जनवरी 2009 से लेकर मुझे सपोज कर लो 17 मार्च 2009 तक का गैप निकालना है, ठीक है? मुझे वो गैप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, चलो जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चा आप बताओ? 31। 31 में से 4 निकाल दो, क्योंकि 4 दिन निकल गए जनवरी के, तो जनवरी के तुमने कितने दिन लेने, 27। अच्छा तुम लोग को पता है बेटा लीप ईयर भी देखना पड़ता है कई बार, तुम्हें लीप ईयर पता है क्या होता है? जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है। और सारे बच्चों को शायद पता हो कि लीप ईयर में फेब में 29 डेज होते हैं, उसको भी कई बार कंसिडर करना पड़ता है, मैं तुम्हें बता दूंगा सम्स कराते वक्त। अभी फिलहाल 2009 इज नॉट अ लीप ईयर, तो फेब के कितने डेज हो गए भाई, 28। अब मेरे भाई अगर मुझे मार्च के डेज लेने हैं तो मार्च के ले लिए 17। अब इनका करो टोटल, 27, 28 एंड 17, करो इसका टोटल, बताओ कितना आता है। ये होते हैं डेज। हाँ जी 72, पक्का? आप लोग की कैलकुलेशन पे थोड़ा भरोसा मेरा उठता जाता है। 72 डेज हो गए बच्चा। हाँ जी भाई क्लियर है अब? अच्छा सारे बच्चे देख लो कि किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है यहां तक? डन, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गए हमारे पंगे भाई, ये हो गए हमारे 4 पंगे, ठीक है? अब तुम्हें क्वेश्चन इसमें कितने तरह के आते हैं समझो। जब हम सम्स करना शुरू करते हैं ना, हम हेडिंग लिखेंगे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो इस पूरे चैप्टर को मैंने बच्चों के कन्वीनियंस के लिए 4 केसेस में डिवाइड कर दिया। क्यों?
हमें पूरे चैप्टर में 4 तरीके के सम आते हैं। पहला, सबसे पहला केस 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व। मतलब सपोज कर लो सलमान ने खाली कटरीना को गुड्स बेचे, खरीदा कुछ नहीं उससे, तो पैसे किसके लगे हैं? सिर्फ सलमान के। इसको बोलते वन पार्टी इज इन्वॉल्व। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? सलमान ने कटरीना को गुड्स बेचे, खरीदा कुछ नहीं, इसमें पैसा सिर्फ एक पार्टी का ही लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। मतलब सलमान ने कटरीना को बेचे, कटरीना ने सलमान से खरीदे, कटरीना ने फिर सलमान को बेचे, तो मतलब आपस में दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस हैं। आप समझते हो बड़ा, म्यूचुअल डीलिंग्स मैंने आपको बताया था। तो इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, इनको हम लोग म्यूचुअल डीलिंग्स भी बोलते हैं। मतलब दोनों पार्टीज के बीच में पैसों का लेन देन है, दोनों पार्टीज के बीच में पैसों का लेन देन है। ओके, मूविंग ऑन टू केस 3। अब केस 3 क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब जैसे मैंने आपसे लोन लिया और मैं आपको पैसे किश्तों में वापस कर रहा हूं। मैं आपको पैसे कैसे वापस कर रहा हूं? इंस्टॉलमेंट्स में। इसको कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन द अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग आईओडी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो मैं बताया था मैंने एवरेज ड्यू डेट से, तो ये वो चीज है। तो बच्चा हमने 4 तरह के सम्स हैं। अभी हम थोड़ा फर्स्ट केस पे आज फोकस करने वाले हैं। हमारा ज्यादा फोकस आज की क्लास के लिए फर्स्ट केस पर होगा, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट केस सीख लिया तो बाकी केसेस ऑटोमेटिकली उसी पे बेस्ड है, तो वो इजी हो जाते हैं। तो हम लोग बेटा आज की क्लास में इसी की प्रैक्टिस ज्यादा करने वाले हैं। हाँ जी, ये चारों नोट हो गए? कोई बच्चा नोट कर रहा है? हाँ जी, इज इट डन? डन है? चलिए स्टार्टिंग विद फर्स्ट केस, केस 1। पहले केस का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व। बच्चे ऊपर हेडिंग लिखो केस 1। केस 1 लिखकर हमारा पहला केस है भाई, एक पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। बेटा 2 मिनट दे रहा हूं नोट्स बनाने के लिए, एक बार अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट कर लें। पहला छोटा सम है,
हाँ जी, उम्मीद करूं बच्चों ने सम नोट कर लिया है। क्या आपका आ गया पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन? अगर आप क्वेश्चन को चेक करोगे, आपको लिखा है बेटा पार्टीज के बीच में अलग अलग अमाउंट्स की डीलिंग है, ड्यू डेट लिखी हुई है, अमाउंट लिखे हुए हैं, आपको नीचे लिखा गया है कि भाई एक ऐसी डेट बता दे भाई जिसपे बिल्स को पे किया जाए, ठीक है, और उसमें कोई पार्टी को किसी तरीके का इंटरेस्ट का नुकसान ना हो। पहली बात, बच्चों का सवाल, सर क्या इस क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है? पहले मुझे ये बताओ। कहीं पर कुछ होशियार चंद पता क्या करते हैं कि वर्ड आता है बिल्स, अच्छा बिल्स लिखा है, पक्का से बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। ओए टमाटर, ये बिल का मतलब नॉर्मल बिल है, याद रखना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होगी, वो कैसे होगी उसके लिए थोड़ा इंतजार करो। तुम्हारा पहला डाउट क्लियर कर रहा हूं, ये बिल्स वर्ड से तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं हो जाता। ये बिल क्या होता है भाई? जब तुम किसी को सामान बेचते हो तो बिल नहीं काटते ढक्कन, ये वो वाले बिल है। इनवॉइस, इनवॉइस इसको बोलते हैं, इनवॉइस ये वो वाला बिल है। तो अब पहला हमारा स्टेप कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए प्लीज। स्टार्टिंग विद द टेबल, हम लोग बड़ा हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। 4 कॉलम आपने हर सम में बनाने। प्रेजेंटेशन आपकी एवरेज ड्यू डेट की कैसे रहेगी? अब यहां लिखोगे ड्यू डेट्स, यहां पे लिखोगे अमाउंट, यहां लिखोगे डेज, और यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट। याद रखना, ड्यू डेट्स, अमाउंट, डेज एंड प्रोडक्ट्स। देखो, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, पहली ड्यू डेट लिखी 3 जुलाई, अमाउंट कितना लिखा है 500। चेक करो, तुम सबने क्वेश्चन नोट कर लिया है। 2 अगस्त, अमाउंट कितनी है 800। भाई सब बच्चों ने क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया है। 11 सितंबर, अमाउंट कितनी है 1000, 1000। हाँ जी, डन हो गया। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लिया। फिर पहला स्टेप, सबसे अर्लीस्ट डेट को बेस डेट सेलेक्ट करो। याद करो वो 4 स्टेप। सबसे अर्लीस्ट डेट को क्या सेलेक्ट करना है? बेस डेट। बेस डेट क्या होगी मेरी 3 जुलाई। अब डेज निकालना, मतलब 3 जुलाई से लेकर 3 जुलाई कितने दिन होते हैं? पहला हमेशा 0 ही होगा। 3 जुलाई से लेकर 2 अगस्त। अब सुनो डेज कैलकुलेशन, मुझे बताओ जुलाई में तुम्हारे कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से पहले 3 दिन निकाल दो, कितने आ गए? 28 दिन जुलाई के। भाई ये इतना लिख लिख के मैं बता रहा हूं, इतना तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। और जुलाई के बाद क्या आता है बेटा? अगस्त के कितने दिन है? मतलब 3 जुलाई से लेकर आपके 2 अगस्त तक 30 दिन होते हैं। अंडरस्टूड द गैप? आगे 2 जुलाई से लेकर 11 सितंबर, सॉरी 3 जुलाई से लेकर 11 सितंबर, जुलाई के 28 डेज हो गए, ये कंफर्म हो गया। अगस्त के हो गए 31, ये भी कंफर्म हो गया। सितंबर के लेने तुमने 11, करो इसको टोटल, 70 दिन हो गए। ये मैं आपको सिखा रहा था डेज कैलकुलेशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप द डेज कैलकुलेशन इज क्लियर। नेक्स्ट, अब मैंने क्या करना है? मैंने अमाउंट को डेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 500 इंटू 0, प्रोडक्ट्स निकाला 0। आपको पता है किसी चीज को भी 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है। कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो। याद रखिएगा, डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी। ओके, 800 को 30 से मल्टीप्लाई करो,
1000 को 70 से करो, टोटल तुम्हारा कितना हो गया भाई? इसको बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। अमाउंट का टोटल कितना हो गया भाई? 2300। एक काम करना दोस्त, अब एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला याद कर भाई। फॉर्मूला क्या होता था? बेस डेट, दैट इज 3rd जुलाई। 3rd जुलाई इज माय बेस डेट, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है? 94,000। याद आ गया सारे बच्चों को? ओवर टोटल ऑफ अमाउंट्स 2300। इसको ना राउंड ऑफ कर लेते हैं, 94,000 डिवाइडेड बाय 2300, अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 40.86 आता है। करो, करा सबने? 40.86 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 41 डेज। तो 3rd जुलाई में क्या ऐड कर लेते हो? 41 डेज। सारे बच्चों को समझ में आ गया है? तो हमने क्या करना है? अप्रोक्सीमेटली 41 डेज ऐड कर लिया, क्योंकि 40.86 आता है, राउंड ऑफ कर लो। अब सुनो, 3rd जुलाई में 41 डेज ऐड करने। देखो 28 दिन तो तुम्हारे निकल गए जुलाई के, हाँ जी, 28 दिन निकल गए तुम्हारे किसके? जुलाई के। ये रफ वर्क है, ये सब शो नहीं करना, ये रफ वर्क है सारा। 28 दिन निकल गए तुम्हारे जुलाई के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 28 में कितना प्लस करोगे कि 41 आएगा? 13 और प्लस करोगे? तो आप मुझे बताओ जुलाई के बाद आता क्या है? अगस्त। तो मतलब मेरा आंसर क्या है? 13 अगस्त मेरी एक ऐसी मिड डेट है जिसमें पार्टीज अगर पेमेंट करती हैं किसी को भी इंटरेस्ट का नुकसान। और आप चेक करोगे जो तुम्हारे पास डेट्स गिवन है ना, इसके बीच बीच में ही आंसर आएगा, ये चेक करो। तुम्हें 3rd जुलाई से लेकर 11 सितंबर की डेट्स गिवन थी, अब देखोगे उसका आंसर उसके बीच बीच में ही आता है। हाँ जी बच्चा, 13 अगस्त कैसे आया? बच्चा देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। आपने 3rd जुलाई से 3rd जुलाई में 41 डेज ऐड करने हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 जुलाई में अगर आप 10 दिन ऐड करते हो कितने दिन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिया, बोलो बेटा 3 जुलाई में 10 दिन ऐड करो, कितने दिन हो गए? 13 जुलाई डेट हो गई। ऐसे ही मैंने 41 डेज ऐड करे, 28 दिन निकल गए जुलाई के। ये बताओ, ये क्लियर है? ठीक है, 28 में कितना और ऐड करूंगा कि 41 बन जाएगा? मुझे 41 बनाना है। 13 किसका होगा फिर? अगस्त का। तो मतलब 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करे तो मेरी डेट क्या जाके बनी? 13 अगस्त। इज दिस क्लियर? हाँ जी, नहीं बेटा उसमें फिर ये भी तो होता ना कि आपकी जो 11 सितंबर वाली है उसके भी तो पैसे पहले आ रहे हैं आपको, ये भी देखो ना बच्चा। 3rd जुलाई से लेके 30 अगस्त का लॉस आपने देख लिया, पर जो 11 सितंबर के पैसे थे वो आपको 13 अगस्त को आ गए, वो भी तो देखो ना बच्चा, पैसे जल्दी भी तो आ रहे हैं। हाँ जी बेटा, ये क्या होता है आपको बताता हूं। हमारी ना सारी की सारी बिजनेस में ना जो ट्रांजैक्शंस होती है ना वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होती है। तो हमें पता होता है कि हमने इतना माल इस दिन सप्लाई करना है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में, आप छोटे दुकानदार की बात मत करना प्लीज, सर हमें कैसे पता लगेगा? भाई साहब बड़े बिजनेस हाउस में सारी डीलिंग्स पहले से होती हैं। इस दिन इस बंदे को इतना माल जाना है, इस दिन इस बंदे को इतना माल जाना है, वो सारा कुछ पहले से पता होता है। ठीक है भाई, इसीलिए ये बेटा ये जो मेथड्स है ना ये आमतौर पे बिग इंडस्ट्री हाउसेज ही यूज करते हो। ओके बेटा, मैं उम्मीद करूं पहला सम सारे बच्चों को क्लियर है। जो बच्चे ऑनलाइन में बेटा अपने जल्दी से थम्स अप करें, और आप एक काम करें,
जल्दी से थम्स अप करने के बाद ये सेकेंड एग्जाम्पल जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब थोड़ा सा पंगा तुम्हें डालूंगा पब्लिक हॉलिडे और संडेज का। अगर आपको क्लियर है बच्चा, अपने थम्स अप कर लें और फटाफट से इसको नोट करें। आई होप इट इज नोटेड। चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन में ना आपके पास एक खास काम, पहले आपको डिफरेंट ड्यू डेट्स लिखी हैं। अगर आप चेक करोगे ड्यू डेट्स के साथ उसने पंगा डाल दिया भाई 26 जनवरी का और 18 अगस्त का। बेटा आपको पता है 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमारा ऑब्वियसली पब्लिक हॉलिडे होता है, नेशनल हॉलिडे होता है, और संडे भी हमारा छुट्टी वाला दिन होता है। हमारे लिए नहीं, ऑब्वियसली हम तो पढ़ेंगे, मैं नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। हम जो सीए करते हैं हम नॉर्मल नहीं होते, मतलब ये नहीं कह रहा नॉर्मल नहीं होते, उल्टा मत समझना कि हम सारे अब नॉर्मल हैं। अब नॉर्मल नहीं कह रहा ढक्कन, सुपर नॉर्मल है, याद रखना। सुनिए सारे बच्चे ध्यान से, एक्स और वाई के बीच में ट्रांजैक्शन है। वाई कहता है मैं पैसे आपको 18 मार्च को देना चाहता हूं, या मैं आपको पैसे 14 जुलाई को देना चाहता हूं, मैं आपसे 8% इंटरेस्ट लूंगा। अब ये पंगा पड़ेगा, 8% इंटरेस्ट भी लूंगा। बताओ, अगर तो मैंने पैसे दिए ए में, ए मतलब 18 मार्च को दिए, तो मैं आपसे कितना इंटरेस्ट लूंगा, और अगर 14 जुलाई को दिए तो कितना इंटरेस्ट आएगा, और कितना पैसा दूंगा मैं। पहले इस पॉइंट को समझना सारे। क्वेश्चन नंबर 2, देखो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा तुम लोगों को 4 कॉलम्स बनाने हैं। 4 कॉलम तुम्हारे पक्के हो गए। एक होगी ड्यू डेट, एक तुम्हारे पास होगा अमाउंट, एक होगा डेज, और एक होगा प्रोडक्ट्स। चलो अब सुनते जाओ भाई। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ड्यू डेट की, पहली ट्रांजैक्शन में ड्यू डेट 10 जनवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 जनवरी लिखकर और आप अमाउंट लिख दो। 10 जनवरी अमाउंट लिख दो 500 रुपए। दोस्तों दूसरी ट्रांजैक्शन में ड्यू डेट तुम 26 जनवरी लिखोगे, 1 डे प्रोसीडिंग, तुम क्या लोगे, और अमाउंट लिखा 1000। बस खाली ये गड़बड़ मत करना, यही चीज मैं तुम्हें सिखा रहा था। 25 जनवरी लिखनी है। अगली क्या लिखी हुई है, अगली 23 मार्च 3000, ठीक है। 23 मार्च 3000 आ गया।
उसके अगली, क्या तुम 18 अगस्त लोगे? 17 अगस्त लोगे। बस अब आप इसका पहले अमाउंट का टोटल कर लो। अमाउंट देने वाला है उसका 8500 रुपीस। अमाउंट कितना देने वाला है भाई? 8500। अब आप सारे बच्चे ना डेज कैलकुलेशन के लिए पहले आप स्टार्ट करोगे एवरेज ड्यू डेट। सर जी अर्लीस्ट डेट कौन सी है? 10 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 0 दिन, 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी गैप 15 दिन। अब तुम लोग ना कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करना शुरू, लिखे बगैर थोड़े स्मार्ट बनो, कैलकुलेटर पे यूज करो। 10 जनवरी से लेकर 23 मार्च, देखो तुम्हें बताता हूं कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करना है। तुम्हें बताता हूं बच्चा, इधर देखो बच्चा सारे, 10 जनवरी से लेकर 23 मार्च। देखो जनवरी के तुम्हारे हो गए 21 दिन, बताओ कैसे 21? भैया 31 थे, 10 जनवरी से शुरू करना है तो 10 दिन तो निकाल दो। तो जनवरी के कितने दिन हो गए तुम्हारे? 21 डेज जनवरी के हो गए, 21 डेज हो गए जनवरी के। रुको ईयर चेक कर लेना भाई, जहां पर पंगा पड़ेगा फेब का, ईयर कुछ मेंशन है तो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होगा तो भी वो मेंशन करेगा, चिंता मत करो। तो अब आप मुझे बताओ 28 दिन फेब के, हाँ जी, और 23 दिन मार्च के, कितने दिन हो गए भाई अपने? 72 डेज। सीधा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, अब लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डेज कैलकुलेशन कोई नहीं चेक करने वाला। आगे सुनो, 21 दिन जनवरी के भाई, अब मैं लूंगा 10 से लेके 17 अगस्त। जरा गौर करिएगा, 21 दिन जनवरी के भाई, 28 दिन फेब के, हाँ जी, 31 डेज मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, फोकस करना, 30 दिन किसके? अप्रैल के। उसके बाद 31 डेज मई के, उसके बाद 30 दिन जून के, हाँ जी, ये क्लियर है सारे बच्चों को? 30 दिन जून के, 31 डेज जुलाई के, 31 डेज किसके? जुलाई के, और उसके बाद 17 दिन अगस्त के। दिन कितने आ गए? 219। बेटा कितने बच्चे बिना कैलकुलेटर के आए हैं? भाई साहब सीए की क्लास में बिना कैलकुलेटर के नहीं आना, याद रखना। हमने बहुत सारी चीजें कैलकुलेटर पे सीखनी है। 219। अब इनके प्रोडक्ट्स निकालो। 1 मिनट भाई, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या सारे बच्चों को डेज कैलकुलेशन क्लियर है? मेरे को सारे जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर रहे हैं, इज दिस क्लियर? यस सर। वेरी गुड, ठीक है बच्चे। इट्स 11,07,000। 11,07,000। अब हमने फॉर्मूला यूज करना है एवरेज ड्यू डेट का। बेस डेट 10 जनवरी प्लस गाइस 11,07,000 क्या होता है? प्रोडक्ट्स ओवर अमाउंट। अमाउंट कितना है भाई? 8500। तो याद रखेंगे बच्चा, क्या आता है? 130.23। हाँ जी बच्चा, कैलकुलेट कर रहे हो? 130.23। तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या कर सकते हैं? 130 डेज ले लेंगे। यार आप लोगों को पता है ना, जैसे 0.5 के ऊपर हो तो आप राउंड ऑफ कर लेते हो, वो 130.5 या उसके ऊपर होता तो 131 हो जाता। 0.5 से नीचे होगा तो क्या रह जाएगा? 130 डेज। अब 1 मिनट, 10 जनवरी में 130 दिन ऐड करने। अब मजे की बात सुनो,
10 जनवरी में 130 दिन ऐड करने हैं भाई। अगर 10 जनवरी में 130 दिन ऐड करोगे, 21 दिन तो तुम्हारे जान खा गया। ठीक है, ये अगेन रफ कैलकुलेशन, ये तुम लोग को शो करने की जरूरत नहीं है, रफ कैलकुलेशन। 21 दिन तुम्हारे जान खा गया, 28 दिन तुम्हारे फेब खा गया। ठीक है जी, 31 डेज तुम्हारे मार्च के ले गए, 30 दिन तुम्हारा अप्रैल ले गया। आप एक काम करो, पहले इतना टोटल कर लो, 21, 28, 31 और 30। भाई ये 100 दिन बनते हैं। ठीक है, जैन फेब मार्च, देखो जैन के 21 दिन, 28 दिन फेब के, 31 डेज मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, 110 बनते हैं। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई भाई, बिल्कुल सही, 110 दिन बनते हैं। अब तुम्हें चाहिए 130, तो तुम्हें मई के कितने दिन चाहिए? 20। तो आंसर क्या है? मई 20th या 20th मई। तो बेटा ये तो तुम्हारी आई एवरेज ड्यू डेट। अब सुनो, मतलब पार्टीज के बीच में सेटल हुआ कि अगर 20 मई को पैसे देगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर 20 मई को पैसे देगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं। सुनो, पार्टी निकली होशियारचंद। क्वेश्चन बढ़ो, पॉइंट नंबर ए। बेटा पार्टी निकली होशियारचंद, उसने पेमेंट कर दी 18 मार्च को। बेटा पार्टी ने पेमेंट कब करी? 18 मार्च को। तब पार्टी ने पैसे पहले दे दिए। ओ, पार्टी ने तो पैसे पहले दे दिए यार। देने का उसको कब बोला था? 20 मई को दियो आराम से। तो अगर आप देखोगे 18 मार्च से लेकर 20 मई का, पहले गैप चेक करो कितना है। ये पार्टी ने पेमेंट कर दी इस दिन, पेमेंट करनी थी इस दिन, तो ये पेमेंट हो गई एडवांस में। बड़ा जरा गैप चेक करो कितना आता है? 63 डेज। 63 डेज का गैप आता है। सारे बच्चे चेक करो, 63 डेज का गैप आता है भाई। अब समझो, अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, 8500 की टोटल अमाउंट थी, सारी ट्रांजैक्शंस का अमाउंट का टोटल कितना था? 8500। भाई और बहनों, सारी अमाउंट्स का टोटल कितना था? 8500। 8500 के ऊपर 8% इंटरेस्ट 63 डेज का। बेटा आपको पता है साल में दिन 365 होते हैं। अगर मुझे 63 डेज का इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे करना है 63/365। कैलकुलेशन करो, 117.37 अप्रोक्सीमेटली ये इंटरेस्ट आ गया। तो मतलब याद रखिएगा, अब अमाउंट पेड देखो, अब मैं वाई को बोलूंगा भाई तूने 8500 देना था, तूने अगर पैसे जल्दी दे दिए तो इंटरेस्ट बेटा तुझे इतना और बच जाएगा, तेरा इंटरेस्ट बचेगा। तो तू मुझे आज की डेट में पैसे और कम पे कर। तूने मुझे पैसे होता ना जल्दी देने पे बेटा आपको इंटरेस्ट की और सेविंग हो जाती है। 8382.63। हाँ जी, मैंने इंटरेस्ट को माइनस क्यों करा समझ में आया? हाँ जी मेरे भाई। काका जी अगर आप पैसे जल्दी पे करते हो, 1 मिनट, बैंक की किस्तें आप जल्दी उतार दो तो आपका इंटरेस्ट बचता है कि आपको और पड़ता है, ये बताओ। तो आपने जो टोटल पैसे देने होंगे वो कम हो जाएंगे ना आपके, वही कहानी यहां पर है। तुमने पैसे, तुम्हें बोला था 20 मई को देना, तुमने 18 मार्च को दे दिए, तो भैया तुम्हारा इंटरेस्ट तो बच गया। तो अब 8500 में से 117.37 इंटरेस्ट कैंसल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पैसा देने वाला कितना है? 8382.63। अच्छा, अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस पढ़ो। दूसरे केस में बंदे ने पेमेंट करी है 14 जुलाई को,
भाई साहब दूसरे केस में बंदे ने पेमेंट कब करी है? 14 जुलाई को। उसको पेमेंट करनी कब थी? ये लेट नहीं कर दी पेमेंट, उसने पेमेंट लेट करी। बेटा इसका गैप जरा चेक करना, 20 मई से लेके 14 जुलाई। 20 मई से लेके 14 जुलाई बच्चे बेटा गैप कैलकुलेशन करेंगे। 55 डेज एग्जैक्टली। मैं तुम्हें बताऊं कैलकुलेटर पे हो जाता है, मैं फिर से बच्चों को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। 20 मई से लेकर 14 जुलाई, देखो 11 दिन मई के बेटा, 11 दिन मई के, आगे 30 दिन जून के और 14 दिन जुलाई के। ये देखो सीधा कैलकुलेटर पे होता है। तो बच्चा अगर तुम कैलकुलेशन करते हो तो दोस्तों अगर तुम देखोगे उसने 55 दिन लेट करा है, उसने 55 डेज की पेमेंट लेट करी है। अगर उसने 55 डेज की पेमेंट लेट करी है दोस्तों, तो याद रखिएगा सारे बच्चे अच्छे से समझ जाना, इस केस में भाई और बहनों, इस केस में यहां पर उसको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा उस पे इंटरेस्ट और ज्यादा चार्ज होगा। हम ना पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सॉरी अमाउंट पेड बाद में निकालते हैं, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 8500 के ऊपर 8% के हिसाब से 55 दिन का इंटरेस्ट 102.47 अप्रोक्सीमेटली। सो अब जो अमाउंट पे वो करेगा, याद रखना, दैट विल बी 8500 प्लस 102.47। दोस्तों क्या आ जाएगा? 8602.4। अब बच्चे मुझे बताएं, क्या ये कहानी सारे बच्चों को क्लियर है? आवाज नहीं आ रही भाई? वेरी गुड। कोई नोट वगैरह तो नहीं कर रहा कुछ? सबको पता लग गया लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट ऐड कर रहा हूं, जल्दी पेमेंट पे इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूं। ओके बेटा, अपनी अपनी बुक जब निकालोगे, भाई ध्यान से मेरी बात सुनना, जब तुम अपनी पुस्तकें निकालोगे तो अपनी पुस्तकों में भाई ये चैप्टर जो है पेज नंबर 1.583 पे पाओगे। 1.583 भाई साहब, 1.583 पे ये चैप्टर तुम्हें मिलेगा। ठीक है, एक तो भाई तुमने ये थ्योरी ये डेफिनेटली पढ़नी है, यहां से मार्क करते जाओ। वैसे तुम्हें लिखवा दिया है सारा कुछ, फिर भी तुम रिवीजन के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने तुम लोगों को यहां पर एक टेबल भी दे दिया है, तुम्हारे नोट्स में भी लिखवा दिया कि हम लोग किस तरीके से सारे पंगे पुंगे कैलकुलेट करते हैं। ये सारा टेबल आपको दे दिया, वैसे तुम्हारे नोट्स पे भी है, राइट? तुम्हें सारा कुछ मेंशन कर दिया है ये टेबल के अंदर। ये सारा पंगा है, पब्लिक हॉलिडे, प्रोसीडिंग और अनफोर्सीन इमरजेंसी हॉलिडे, नेक्स्ट बिजनेस डे, इस तरीके से। अच्छा, अब तुम लोगों ने होमवर्क में क्या करना है? तुमने होमवर्क में बच्चा एक ये वाला क्वेश्चन करना है, मार्क कर लो, इसको डेफिनेटली ट्राई करना है। बच्चा ये क्वेश्चन मार्क कर लिया है। एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे होमवर्क में, इसके बाद बच्चा थोड़ा सा स्किप करेंगे बिकॉज ये सब क्वेश्चंस अभी मैंने कराए नहीं हैं। ओके, फिर आप देखोगे बच्चा, प्लीज स्टे क्वाइट, फिर आप देखोगे कुछ एमसीक्यूज हैं,
ये एमसीक्यूज आप ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोग थ्योरी कर चुके हैं, तो 6 एमसीक्यूज आप ट्राई कर सकते हैं। ये थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, ये डेफिनेटली हर बच्चे ने ट्राई करने। इज दिस क्लियर? ओके। फिर आपको जैसे मैंने बताया था, सीए एग्जाम्स में थ्योरी भी आती है, तुमने ये थ्योरी ट्रू एंड फॉल्स भी पढ़ने हैं होमवर्क में। मैं तुम्हें थ्योरी नोट्स बनवा चुका हूं बेटा। मुझे नेक्स्ट क्लास के पहले पहले ना सबने इसमें डाउट दे देना, कोई होगा तो। जितना मैं होमवर्क मार्क करा रहा हूं देखते जाओ। ये ट्रू एंड फॉल्स ये सारे डेफिनेटली करने हैं। उसके बाद एक ये 96 नवंबर का क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली कर रहे हैं। हरी वाला मार्क कर लिया बेटा सबने। एक ये डेफिनेटली करना है। दैट्स इट। इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बच्चा, ये क्लास हमारी एवरेज यूनिट की अब लगेगी अगले सैटरडे सुबह 8:30। सुन लेना सारे बच्चे, नेक्स्ट सैटरडे सुबह 8:30 याद रखिएगा, ठीक है? सही, एंजॉय करिए। हैप्पी संडे।